हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना था कि मैंने जो दूसरा एफएफ डाला था उसको भी मैं ज़रूर शेयर करूँ। ऑफकोर्स मैं उसको शेयर करूँगी, लेकिन मैंने आप लोगों की राय मांगी थी कि मैं किसको पहले शेयर करूँ। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं किसको शेयर करूँ, मैंने बोला था कि मैं किसको पहले शेयर करूँ। इसलिए ऑफकोर्स इसके बाद मैं उसी को शेयर करूँगी, तो टेंशन मत लीजिए। तो चलिए कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने पूरा सिर्फ विंग का बैकग्राउंड जाना था कि विंग किस तरीके की लाइफ जी रहा था और अभी तक उसने कितना सफ़र किया था सिर्फ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फाइनली अब उन्हें मौका मिल चुका था कि वो विंग को स्कूल भेज सकें। लेकिन हाँ, उसमें भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि विंग घर के कपड़ों में ही रहे और उसका जो मतलब नोट्स बुक वगैरह हर एक चीज़ जो है ना वो जैन चैंग के बैग में ही सीक्रेटली रख दिया जाता था, जिसको मैडम यूएस तो कभी चेक नहीं किया करती थी, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। उनके बेटे के बैग में क्या है इसका उन्हें कभी कोई मतलब नहीं रहता था। ऐसा नहीं था कि वो एक केयरलेस मॉम थी, लेकिन हाँ, उन्होंने उसके लिए एक मतलब प्राइवेट ट्यूटर रखा हुआ था जो कि उन्हें पढ़ाया करता था, हर एक चीज़ समझाया करता था। और वही था जो उसके बैग को चेक किया करता था और वही था जो उसके बैग में हर एक चीज़ मतलब रखा करता था। और स्पेशली मेड भी थे और ऊपर से विंग तो था ही। इसलिए मैडम यू ने कभी भी जैन चैंग के बैग को चेक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इधर जैन फेंगमियान सीक्रेटली ये मतलब जैन चैंग और विंग को दोनों को ही समझा देते हैं कि अगर उस ट्यूटर के सामने ना सही, मेट्स के सामने ना सही, लेकिन स्कूल जाने से पहले ध्यान रखना कि विंग की नोटबुक्स तुम अपने बैग में लेके जाओ और टेंशन मत लेना। मैंने पहले ही सारी की सारी अरेंजमेंट्स करा रखे हैं कि जहाँ पे तुम्हारी सीट दोनों की एक साथ ही होगी। तो इसलिए बुक्स तुम्हें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों की ही एक ही बुक दोनों को ही चल जाएगी। क्योंकि ये नहीं था कि जैन फेंगयान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे जिसके चलते विंग की मतलब ये स्टूडियो वाली सच्चाई सामने आ जाए। क्योंकि दो दो बुक्स तो अगर वहाँ पे रखी जाएंगी, कभी बाय एनी चांस गलती से भी मैडम ने उन्हें देख ली, तो उस दिन उस घर में एक अर्थक्वेक आ जाएगा और उस अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय जिसकी लाइफ होगी वो विंग होगा। इसके अलावा शायद बाकियों की लाइफ उतनी हर्ट नहीं होगी, उतनी मतलब डैमेज उनकी लाइफ में नहीं आएगा, लेकिन विंग की लाइफ पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए अगर विंग की लाइफ को जहाँ तक इतने टाइम तक उन्होंने सीक्रेट रखा है, तो उसको और भी ज़्यादा सीक्रेट रखने के लिए कुछ एडजस्टमेंट उन्हें भी करने होंगे। साथ ही साथ विंग तो कर ही रहा था। तो आज उन दोनों का उस स्कूल में फर्स्ट डे था। पहले तो सभी को लगता है कि ये बच्चा मतलब इस तरीके से स्कूल क्यों आया है। हाफ निक्कर पहनी हुई थी, हाफ ये हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसका फेस देख के मतलब उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का जो है ना वो रिच फैमिली को बिलोंग करता है। वो एक पुअर फैमिली, ऐसा लग रहा था कि एक पुअर फैमिली से आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे पुअर फैमिलीज़ के बच्चों को एडमिशन तो दूर की बात, एक बार विजिट करने की तक यहाँ पे मतलब परमिशन नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ मैडम यू थी जिसने विंग को एक फ़ोन पकड़ा के रखा था, और वो फ़ोन एक कीपैड फ़ोन था। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, कैमरा वगैरह ये मतलब हर एक चीज़ उसके अंदर इस फैसिलिटीज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सिंपल सा कीपैड वाला फ़ोन उसको दिया था, जिसमें उन्होंने अपना और जैन फेंगमियान दोनों का ही नंबर सेव करके रखा था। बाकियों मतलब दो चार और भी थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, उनका नंबर उसने सेव करके रखा था, ताकि जब कभी भी बाय एनी चांस जैन चैंग की कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो उनको इन्फॉर्म कर सके और जल्दी से जल्दी वो लोग वहाँ पे आ सके। ऐसा नहीं था कि स्कूल कम्युनिटी वहाँ पे उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी एक पर्सनल मेड जो उन्होंने रखा है वहाँ पे जैन चैंग का ध्यान रखने के लिए, जैन चैंग का ख्याल रखने के लिए, हर वक्त उसके साथ रहने के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब पूरी तरीके से विंग के ऊपर आ चुकी थी कि भले ही स्कूल कम्युनिटी उस चीज़ का ध्यान रखे ना रखे, लेकिन तुम्हें रखना है, और अगर नहीं रख पाए तो इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। वैसे तो मैडम यू चाहती तो स्कूल कम्युनिटी को अपने अंडर रख के अपने बेटे को मतलब जितनी ज़्यादा
उस स्कूल में फैसिलिटीज़ होती है ना, या ये कहो कि जितनी फैसिलिटीज़ वो वहाँ पे करवा सकती थी अपने बेटे के लिए वो करवा सकती थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि विंग की लाइफ को मैसरेबल बनाना था, जिसके चलते उन्होंने एक और चीज़ उसमें ऐड कर दी थी कि अब विंग स्कूल जाएगा और उसके बेटे का पर्सनल मेड बन के वहाँ पे रहेगा। लेकिन वो शायद थोड़ी सी चूक गई थी चीज़ों को समझने में कि वो वहाँ पे मेड बन के नहीं, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने जा रहा है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने जा रहा है। इसी के साथ लगभग टाइम हो चुका था अपने अपने क्लास रूम्स में जाने का, और विंग और जैन चैंग भी अपने क्लास के बाहर खड़े थे, क्योंकि अब जो टीचर अंदर थी वो उनको बुलाते हुए उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे बोलती है। दोनों ही एक साथ क्लास के अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो वियर्ड सा फेस बना था ना, वो एक ऐसे लड़के का था जिसने देख के विंग को न जाने कितने मतलब एक वियर्ड सा लुक दे रखा था, क्योंकि विंग स्लीपर मतलब शूज़ में नहीं था, ऑलमोस्ट स्लीपर ही उनको बोल सकते हैं, वो वैसे चीज़ों में था। हाफ निक्कर, हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट, मैसी हेयर, मतलब कोई कट नहीं है उन बालों का, कोई स्टाइल नहीं है, और मतलब इतने अजीबोगरीब तरीके से कोई स्कूल कैसे आ सकता है, वो यही सोच रहा था। और उसके ऊपर से जब उसने अपने आप को देखा ना, तो वो मतलब सोच रहा था कि क्या कभी बाय एनी चांस मैं इसकी स्थिति में चले गया तो क्या होगा, मतलब बाय एनी चांस कभी मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए दिए जाए तो मैं क्या करूँगा। लेकिन उसे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं थी कि कपड़े मतलब हल्के फुल्के थे या फिर वो ब्रांडेड नहीं थे, लेकिन दिक्कत थी तो उनमें लगे हुए दाग धब्बे, मतलब वो मैल जो कि शायद विंग खुद से ही धोने की वजह से कभी उसको छुड़ा नहीं पाया था, इसलिए वो कपड़े उतने साफ नहीं थे। लेकिन क्या कर सकते थे, वहाँ पे उसे नए कपड़े पहना के तो नहीं भेज सकते थे, क्योंकि मैडम यू ने अच्छे से चेक किया था कि जिस कपड़ों में वो जा रहा है वो कैसे कपड़े हैं, और इनको चेंज करना किसी की भी बस की बात नहीं थी। यहाँ पे जैसे ही उनको अंदर लेके आया गया तो चैन चैंग ने पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया और सबसे ये भी बोला कि उसका ख्याल रखें। साथ ही में जैन चैंग की कॉपी करते हुए विंग ने भी खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन वो बेचारा इतना नर्वस था ना कि उसने अपने नाम को विंग बताने में भी न जाने कितना टाइम लिया था। इस चीज़ को देखते हुए जैन चैंग ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए एक वार्म स्माइल उसको देते हुए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की, ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन दे सके आराम से। विंग ने ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना नाम बताया, और सेम जैसे जैन चैंग ने बोला था कि आप सभी मेरा ध्यान रखिएगा, वैसे ही उसने भी बोला। लेकिन वो इतना मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी ना कि इस सेंटेंस को बोलने में भी न जाने उसने कितने बार शब्दों को तोड़ा था। और ये सारी चीज़ें जैन चैंग नोटिस कर सकता था और महसूस भी कर सकता था, और देखा जाए तो इसके पीछे का कारण भी जान सकता था, क्योंकि विंग का ये पहली बार था कि वो किसी क्लास में जा रहा था। लगभग 8 सालों के बाद वो एक क्लास में एंटर किया था। जब वो अपने अपने डैड के साथ था तब तो उसकी नर्सरी LKG की स्टडी कंप्लीट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो UKG नहीं पढ़ पाया था और फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही डायरेक्टली उसका प्राइवेट स्कूल कराया गया। लेकिन आज वो यहाँ पे प्राइवेट नहीं रेगुलर स्कूल कर रहा था, और जिसे देखने के बाद वो पहले तो नर्वस था ही, ऊपर से अपने आसपास ऐसे बच्चों को देख के जिनको देख के उसे लग रहा था कि ये कितने होशियार होंगे, कितने माइंडेड होंगे, कितने इंटेलिजेंट होंगे, क्या इनके बीच में वो यहाँ पे रह सकेगा, क्या ऐसा वो कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्लास में वो इन सभी का कॉम्पिटिटर बन सकता है, क्या इन सभी को कम्पीट करने की हिम्मत उसमें है, क्या ये काबिलियत उसके अंदर है। ये सारे सोचते हुए इन चीज़ों को सोचते हुए ना वो बेचारा अपना इंट्रोडक्शन तक ढंग से नहीं दे पाया था। लेकिन फाइनली 4-5 मिनट लगा लेने के बाद उसका जब ये मिनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था तो तब जाके टीचर ने उन दोनों को बैठने के लिए बोल दिया। लेकिन टीचर ने इससे पहले बोला कि उन्हें लान वांग जी के साथ जाके बैठना है, और टीचर ने लान वांग जी को कमांड किया कि वो अपना हैंड रेस करे। लान वांग जी ने भी टीचर को ओबे करते हुए अपने हैंड को रेस किया, तो उन्होंने पाया कि लान वांग जी लास्ट सीट पे बैठा हुआ है, और वहाँ पे विंग और चैन चैंग को भी जाके बैठा दिया गया।
अभी तक की विंग और जैन चैंग का जो स्कोर था वो बहुत मतलब अच्छा था, मतलब उनके स्कोर जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, और इसीलिए उनको लास्ट में बैठाया गया था। इस स्कूल का रूल था कि जो बच्चे वीक होते थे उनको आगे बैठाते थे, और जो बच्चे मतलब थोड़ा सा ठीक होते थे पढ़ने में वो बीच में जाते थे, और सबसे ज़्यादा जो टॉपर होते थे, जो हर तरीके से अपने आप को पढ़ा सकते हैं, हर तरीके से पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं, उनको लास्ट में बैठाया जाता था। ये कोई उन लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं होता था। ये इसलिए होता था क्योंकि उन बच्चों का तो पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उन्हें हार्ड पढ़ाई करनी है, स्टडी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ करनी है। लेकिन ये जो बुद्धू बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा से ही एक ही जैसे होते हैं। उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हमें बस पास होना है, 100 में से 33 नंबर लाने हैं और पास होना है। मेरी तरह मेरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि बस पास होना है, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही यहाँ पे टीचर्स का मानना था कि लेकिन जिनका पास होना ही काफ़ी नहीं है, इनका अच्छे से पास होना अच्छा है, इसलिए ये सारे यहाँ पे नियम बनाए गए थे। जैन चैंग और विंग भी टॉप लिस्ट में आ रहे थे, इसलिए उन्हें भी पीछे बैठा दिया गया। जहाँ पे जैन चैंग गया अपने बगल में, उसने विंग को बैठाया और विंग के बगल में खुद बैठ गया। लेकिन विंग के बगल में जो बैठा था वो था लान वांग जी। लान वांग जी ने एक वियर्ड लुक के साथ विंग को देखा। विंग इस मतलब वियर्ड गेज को अपने ऊपर ना महसूस कर सकता था। उसने अपनी थाइस जो थोड़ा सा मतलब खुली हुई थी उनको बंद करते हुए अपने नीज को अपने हाथों से छुपाते हुए कि मतलब वो जितना डर्टी डर्टी से उसने कपड़े पहने हैं ना वो इस इंसान को ना दिखे। लेकिन उसे क्या पता है कि इस इंसान की सबसे पहले नज़र तो उसके गंदे कपड़ों पे ही गई है और उसके बाद उसके मेसी हेयर्स पे गई है। हालांकि फेस से ये बंदा क्यूट है, ये बच्चा जो है क्यूट है, लेकिन इसके कपड़े और बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और ये चीज़ें लाल वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको एक तो रूल्स और साफ सफाई, ये दो चीज़ें वो इतनी परफेक्टली मतलब अपनी लाइफ में ढाल चुका था कि वो दूसरों को भी वैसे ही देखना चाहता था। लेकिन देखो ना, उसके बगल में जो आया है वो इंसान इतना गंदा बन के आया है, तो उसको अपने बगल में कैसे टॉलरेट कर पाएगा वो। जैन चैंग समझ चुका था कि लान वांग जी की जो गेज है ना वो विंग के ऊपर है, कोई अच्छे तरीके से नहीं है। इवन वो बहुत वियर्ड तरीके से उसको देख रहा है। तो वो फिर से विंग के हाथ को पकड़ता है और धीरे से उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, बाकी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। इसी के साथ उसने अपनी बुक्स को निकाला और अब जो टीचर उन्हें पढ़ाने वाली थी उन पर ध्यान लगाया। लेकिन विंग का ध्यान अब अपने कपड़ों पे जाने लगा था, क्योंकि उसके कपड़े कहीं ना कहीं उसको एम्बेरस फील करा रहे थे लान वांग जी के आगे। बाकी सभी लोग तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन लान वांग जी बार बार मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था विंग से। लेकिन वो बेंच इतनी छोटी थी कि वहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही आराम से बैठ सकते थे, इसलिए अगर वो थोड़ा सा भी हिलता या फिर वो नीचे गिरता या फिर उसको अनकंफर्टेबल यहाँ पे बैठना पड़ता। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता था कि विंग और उसकी जो बॉडी है ना वो आपस में टच ना हो, क्योंकि इस डर्टी कपड़ों के साथ वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। उसके वो क्लीन एकदम वाइट मतलब जो उसने कपड़े पहने थे ना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कपड़े से उसके कपड़ों में कोई दाग लग जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को विंग से दूर रखे। ऐसे ही उनकी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। जो फर्स्ट हाफ की क्लासेस थी ना वो कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन अब बारी थी उनके लंच ब्रेक की। मैडम यू ने उसके लंच के लिए घर से ही कुछ बासी मतलब पड़ा हुआ जो खाना था ना वो उसको दिया हुआ था, ताकि वो लंच ब्रेक में उसे खा ले, ताकि उसे उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ना वहाँ पे कैफेटेरिया के वो ना उठाने पड़े। लेकिन जैसे ही वो दोनों कैफेटेरिया में पहुँचते हैं, जैसे ही वो दोनों उस खाने को खाने मतलब जैन चैंग अपने मेस से अपने खाने को लेके आता है, लेकिन विंग अपने उस गंदे से थैले में से उस टिफ़िन को निकालता है जो कि ऑलमोस्ट कुछ तो सुबह का खाना था और कुछ कल रात का भी खाना था। उसको निकालता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है, और जैन चैंग ये देख के ना बहुत मतलब विंग को एक अजीब सी आंखों से देखने लगता है कि आखिरकार विंग ऐसा खाना क्यों खा रहा है। एटलीस्ट अब उसके पास मौका है इतना टेस्टी खाना खाने का, तो वो इसे क्यों खा रहा है। उसने अपनी जो प्लेट वो लेके आया था वो विंग के सामने रख दी, और साथ ही में
उसके हाथ में जो टिफ़िन था ना उसको निकालते हुए साइड में रख दिया। जो उसकी टेबल के साइड में चेयर था उसमें रख लिया। दोबारा से मेस के सामने जाते हुए यानी कि फूड काउंटर पे जाते हुए उसने अपने लिए दोबारा से प्लेट लगाई और वो अपने लिए भी ले आया। लेकिन विंग ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पिछले 8 सालों में इतना अच्छा खाना पहली बार देखा था। इवन अगर उनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, तो भी मैडम ये उसको अलाउ नहीं करती थी कि वो कुछ अच्छा खाना खा सके। तो भी उसे मिलता था तो बचा कुचा खाना, अगर बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो लोगों का जूठा फिटा ही से खाना पड़ता था। और यही उसकी आज तक की लाइफ चल रही थी। लेकिन इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि जैन चंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने रूम में रखता था जो कि वो नाइट में विंग को खाने के लिए देता था, लाइक चॉकलेट्स, स्नैक्स, और कभी कभार तो अपने खाने को भी वो बचा के ना अपने रूम में लेके जाता था, ताकि विंग चख सके कि आज का खाना कैसा था, कुछ स्पेशल बनता था तो उसको भी वो चोरी छुपे अपने रूम में रख लिया करता था, ताकि विंग के लिए वो उसे बचा सके। एक बड़े भाई होने का वो ऑलमोस्ट सारे के सारे फर्ज निभा रहा था, लेकिन डर था उसे तो सिर्फ अपनी माँ का, और हो भी क्यों ना, आखिरकार है तो उसकी माँ एक हिटलर से कम नहीं। जैन चैंग इस वक्त अपने खाने को स्टार्ट कर चुका था खाना, लेकिन वो देखता है कि विंग ने अभी भी उस खाने को स्टार्ट नहीं किया है। तो वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है, क्यों नहीं खा रहे हो? तो विंग फिर से सटरिंग करते हुए बोलता है, एक्चुअल में मैं इसको कैसे खा सकता हूँ? तो तभी जैन चैंग उसकी तरफ उसके उसकी जो प्लेट में स्पून था उससे उसके खाने को उस स्पून में लेते हुए उसके सामने लेके जाता है और उसको बोलता है कि मुंह खोलो। तो विंग ये वैसे ही उसको ओबे करते हुए अपना मुंह खोलता है और जैन चैंग उस स्पून का खाना उसके मुंह में ठूस देता है और उसके बाद बोलता है कि ऐसे खाओ। ये सारी चीज़ें विंग को थोड़ा सा क्यूट लग रही थी कि ऐसे कौन सिखाता है कि कैसे खाना है। तो तभी वो हंसते हुए उस खाने को खाना स्टार्ट कर लेता है। जैन चंग जैसे ही नोटिस करता है कि विंग कितने प्यारे तरीके से हंस रहा है, तो वो अपने ब्रदर के ना चिक्स को ना पिंच करते हुए बोलता है, बहुत अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ एटलीस्ट मॉम के सामने ना सही, लेकिन जब मॉम सामने नहीं होती है तब तो तुम स्माइल कर सकते हो। तो विंग इस बात पे नोट करता है और खाना शुरू करता है, लेकिन जैन चंग उसको फिर से रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट, तुम ज़्यादा मत खाना। जैन चैंग जब ऐसा बोलता है तो फिंग उसको इस तरीके से देखता है कि उसने पता नहीं क्या बोल दिया होगा। तो तभी जैन चैंग उसको आंसर करते हुए बोलता है कि अगर घर जाके तुमने खाना नहीं खा पाए ना तो मॉम, तुम्हें जान पता है ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने अपने हिस्से का खाना तुम्हें खिला दिया हो। वैसे भी मॉम अच्छे से जानती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, इसलिए कम खाना ताकि घर जाके भी तुम खाना खा सको। इस बात पे विंग भी एग्री करता है और उसने ऑलमोस्ट खाना तो खाया था, लेकिन हाँ, अपनी भूख से कम खाया था। हालांकि उसे भी भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी कम ही उसने खाना खाया था। लेकिन कोई था जो उसे देख रहा था, और वो था लान वांगजी, जो कि उसके ठीक सामने वाली टेबल में बैठा हुआ था और ठीक उसी के साइड को फेस करके बैठा हुआ था। जैन चैंग को जब इस तरीके से अपने ब्रदर यानी कि विंग का केयर करते हुए देखा था ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि इन ब्रदर्स में कितना ज़्यादा प्यार है। इवन इन दोनों के बीच में तो हम दोनों ब्रदर्स से भी ज़्यादा प्यार है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में इतना ही प्यार करते हैं तो विंग इस हालत में क्यों है? जब वो विंग को देखता है स्माइल करते हुए तो वो सोचता है, यार ये कितना क्यूट लगता है हंसते हुए, लेकिन इसकी हालत ऐसी क्यों है? क्यों इसे इतने गंदे कपड़े पहनाए गए हैं? इसके बाल ऐसे लग रहे हैं, न जाने कितने टाइम से किसी ने अच्छे से धुले नहीं होंगे। क्या ये अपने हाथ से नहाता होगा? हाँ चलो ठीक है, बड़ा हो गया है, अपने हाथ से नहाता होगा, लेकिन फिर भी इतने बड़े घर से ये आ रहा है जहाँ से जैन चैंग आता है। जैन चैंग को देख के तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े खानदान से आता है। तो विंग भी अगर वहीं से आ रहा है तो विंग के पास वो सब कुछ क्यों नहीं है जो जैन चैंग के पास है? आखिरकार इसकी हालत इतनी क्यों बिगड़ी हुई है? वो सारी बातें सोचते सोचते वो एकदम बस विंग को ही देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं वो विंग के बारे में ना और जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक शब्द इंट्रोवर्ट, इसके आगे वो हमेशा ही हार जाता था। लान वांगजी को विंग में इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन वो विंग के बारे में कितना जान पाएगा ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को
हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।